हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 13 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा प्यारे दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी करना अब बहुत ही आसान हो गया। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक स्पेशल फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें स्पेशली रानी मैम आपको 19 दिसंबर को कंडक्ट करवाने वाले हैं। रानी मैम के द्वारा इस टेस्ट का एनालिसिस भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में मैम जो है 20 दिसंबर को स्पेशल फ्री क्लास के माध्यम से इस टेस्ट का एनालिसिस करवाएंगे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे आते हैं तो आप लोग मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा, जो क्या है स्टार आईक्यू अनलॉक कोड होगा अनअकैडमी पे, और इससे आप लोगों को जो है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। अनअकैडमी ऐप पे एनरोल करिए और नए यूजर्स कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एक साथ कितने सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 7, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ओके था। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं। आज किस योजना में 1150 करोड़ रुपए खर्च करके हरियाणा के 83 शहर के चौक चौराहे रोशन किए जाएंगे? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जगमग योजना, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जगमग योजना में 1150 करोड़ रुपए से हरियाणा के शहरों के 83 शहर ऐसे जो चूज किए जाएंगे जिनके अंदर 4,60,600 छोटी बड़ी स्ट्रीट लाइटें जो है लगाई जाएंगी। अच्छा सर, ये स्ट्रीट लाइटें जो है लगाई जाएंगी कौन सी कंपनी लगा रही है? इस कंपनी का नाम है मिनी रत्ना लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब जो है नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका परिषद जो है ये अपने लेवल पे स्ट्रीट लाइट की खरीदारी नहीं कर सकेंगी। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जगमग योजना का टेंडर इस मिनी रत्ना कंपनी को मिला है, तो ये कंपनी क्या करेगी, आने वाले 10 सालों तक इन स्ट्रीट लाइटों की मेंटेनेंस का काम भी देखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप गारंटी कह देते हैं ना कि 1 साल की गारंटी या 2 साल की, ऐसे 10 साल की जो है वारंटी गारंटी रहेगी इस मिनी रत्ना कंपनी की। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गनर रहे गुरुग्राम जिले के गांव बादशाहपुर निवासी स्वतंत्रता सेनानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है जगराम, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जगराम, और इनका अभी रिसेंटली सैटरडे को 97 की एज में जो है निधन हो गया। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति ने राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी है, ठीक है। और रिसेंटली स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम इकाई के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल और महासचिव सूबेदार ब्रिजेंद्र सिंह ठाकरान ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जगराम ने जो है हाथ पैर के इन पे गोली लग गई थी, इसके बावजूद भी इन्होंने जो है एक लास्ट टाइम तक इस लड़ाई में भाग लिया था। थोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र हुआ है तो इनके बारे में भी थोड़ी बातों को जान लेते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक बंगाल प्रेसिडेंसी ओडिशा डिवीजन ब्रिटिश भारत के दौरान, ठीक है। नागरिकता इनके पास में भारतीय ही थी। एजुकेशन इनके पास में बीए ऑनर्स थी और कोलकाता यूनिवर्सिटी से जो है इनकी आगे एजुकेशन गई थी। पदवी इनको अध्यक्ष की मिली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में। सुप्रीम कमांडर थे ये आजाद हिंद फौज, क्योंकि इसकी स्थापना ही की थी इन्होंने। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? ये अग्रणी नेता थे, सबसे बड़े नेता थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। और राजनीतिक पार्टी तो इनकी आपको मैं बता ही चुका हूं, 1921 से 1940 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे ही, और फॉरवर्ड ब्लॉक भी थी 1939 से 1940 के दौरान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हिस्ट्री में काफी बार। ये हिंदू ही थे और इनके वाइफ का नाम एमिली शेकेल था। 1937 में विवाह हुआ था, लेकिन लोगों को इनका पता 1993 में ही लग पाया था। इनके बच्चे का नाम अनीता बोस फाक, ठीक है। और इनके संबंधी जो शरत चंद्र बोस इनके भाई थे, शरीश कुमार बोस भतीजा। और इनके सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। खैर तो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे बातें आपको बता दी है।
आगे जाते हैं। 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है ये रोहतक के अंदर किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसी के दौरान पीजीआई रोहतक के वीसी ओपी कालरा, रजिस्ट्रार डॉक्टर HK अग्रवाल ने जो है किताबों का भी विमोचन किया है अभी रिसेंटली ही। इसके उपलक्ष्य में ही ये बात बताई गई है कि जो मेडिकल साइंस है इसके ऊपर देश के जीडीपी का तकरीबन 1.6% ही अभी तक हेल्थ केयर बजट पर खर्च किया जा रहा है, जो कि काफ़ी कम है। इसे बढ़ा देना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जो है हेल्थ केयर को बढ़ाया जा सके, क्योंकि प्रेजेंट में देखा जाए तो एक हेल्थ की वजह से ही ये पूरी दुनिया रुक गई या पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो रुकी हुई रही एक टाइप से। तो हेल्थ का जो जीडीपी है उसको भी थोड़ा इंक्रीज किया जाए, हेल्थ का बजट है उसे भी बढ़ाया जाए। इसी पे आत्मनिर्भर भारत का जो है एक टाइप का यूं कहिएगा फोकस टाइप का रहेगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या कि आत्मनिर्भर भारत का ही इस बार यूं कहिएगा इस कॉन्फ्रेंस का एक टाइप का ये रहा था, फोकस रहा था, यूं कहिएगा थीम रहा था इस बार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और थीम भी आप लोग सीधा तौर पे याद करें तो क्या रहेगा? अफोर्डेबल हेल्थ केयर चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, थीम पर्टिकुलर थीम भी आप याद कर सकते हैं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक को मैप में देखिएगा, इसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। इसके अलावा चरखी दादरी भी ऐसा है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। इसका उल्लेख महाभारत सभा पर्व में प्रसंग नकुल की दिग्विजय, पश्चिम दिशा की दिग्विजय का मिलता है। ठीक है, यह नगर 1824 ईस्वी में ब्रिटिश जिले का एक मुख्यालय भी बना था। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ का। रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा के अंदर। हाल ही में चंडीगढ़ में किसकी 20 नई प्रजातियां मिली है, जो निकालते टाइम में बांसुरी की धुन और पायल की झंकार जो है इनके चलने से या इनकी रात के टाइम में जो है निकलती है। ये मतलब कुछ ऐसी प्रजाति है, ये झिंगुर की प्रजाति मिली है ये, जो रात के टाइम में जो है इनके बांसुरी की धुन या पायल की झंकार सुनाई देती है, दिन के टाइम गायब हो जाती है। ठीक है, ये आंख मिचोली का खेल है। और अभी रिसेंटली जो है डॉक्टर रंजना जेस्वारा जो कि पीयू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इन्होंने तकरीबन 14 साल के रिसर्च के बाद में इन प्रजातियों पे रिसर्च की है और ये खोजी है ये। ठीक है, नॉन इनवेजिव मेथड के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इन प्रजातियों की खासियत क्या है। पहली वालियों के मुकाबले इनके शरीर पे एक बैंड मिला है। पुरानी प्रजातियों से इनके विंग जो पंख है वो अलग है। आंतरिक अंगों में थोड़ा सा परिवर्तन है। कुछ भी खाकर यह जिंदा रह सकती है। बिना आवाज वाले झिंगुर भी इनमें शामिल है और कुछ आवाजें जैसे बांसुरी जैसी है, पायल की झंकार भी जो है इनमें शामिल है। दिखने में झिंगुर कुछ इस टाइप का होता है, देख लीजिएगा आप लोग। लुप्त होती प्रजाति है जिसका नाम है ग्रेलस क्वाड्रीमाकुलाटस। ठीक है, ये प्रजाति विलुप्त हो रही है 2006 के बाद में, अभी तक ये मिली ही नहीं है। इसका कारण क्या है? इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है इस वजह से, या ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस वजह से ये प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये वर्तमान में जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन्हीं जगहों पे ही है, बाकी नहीं है ये झिंगुर की प्रजाति। दुनिया में देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के अंदर भी झिंगुर के कुछ आवाज के नमूने मिले हैं। और अभी रिसेंटली जो है टेरोप्लिस्टोस समेत 20 नई प्रजातियां मिली है। इन प्रजातियों की आवाजें भी थोड़ी अलग अलग है। ठीक है, और ये कुछ भी खा के जिंदा रह सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट है कि इनको खोजा है इनवेजिव मेथड से। ठीक है, ये क्या होता है? देखो नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए का पता तब लगता है जब किसी कीट को मार के पता लगाया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो पीयू का शोध हुआ है इन्होंने इनवेजिव मेथड अपनाया। इसमें क्या हुआ कि इनको केवल आवाज रिकॉर्ड की गई और उसके बाद में सॉफ्टवेयर के जरिए उनका जो है विश्लेषण किया गया। इनकी आयु कितनी होती है सर? इनकी आयु होती है 2 से 4 महीने के दौरान होती है। ये इकोसिस्टम को बहुत ही हेल्दी रखा करती है। ठीक है, और इनको जिसने खोजा है उनको आप फोटो में देख पा रहे होंगे। फैकल्टी है इंस्पायर फैकल्टी डॉक्टर रंजना जयस्वारा, 14 साल के रिसर्च के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चंडीगढ़ से तीनों सेनाओं में सूर्य दिखाने वाले इकलौते कर्नल जिनका हाल ही में अभी 100वां जन्मदिन मनाया गया है। देखिएगा भारतीय इतिहास में तो ऐसा पहली ही बार हुआ है कि एक व्यक्ति तीनों सेनाओं के अंदर काम कर चुके हैं। इनका नाम है कर्नल पृथ्वीपाल सिंह, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो
बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है कर्नल पृथ्वीपाल सिंह। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति वायु सेना में सेवा देने के बाद नौसेना में चला जाए और उसके बाद में थल सेना में चला जाए। तो ऐसा पहला ही ये केस है, तो इंपॉर्टेंट भी रहेगा। पूरे भारत में सिर्फ एक ही उदाहरण कहिएगा और यह है चंडीगढ़ के रहने वाले रिटायर्ड कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल। सेक्टर 35 में रहते हैं ये और देश के इकलौते सैन्य अधिकारी हैं ये जिन्होंने तीनों सेनाओं के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स में अपना शौर्य दिखाया है। अभी रिसेंटली इनका 100वां जन्मदिन मनाया गया है। इनकी पत्नी परमिंदर कौर आपको फोटो में साथ में दिखाई दे रही होंगी। ये 93 साल की है और ये जो है पूरे 100 साल के हो चुके हैं भाई, ठीक है। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह ने जो है अपने सैन्य करियर की शुरुआत 1942 में की थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स में बतौर पायलट ऑफिसर के तौर पे। कराची में तैनात थे ये, ठीक है। कुछ समय बीतने के बाद इनके पिताजी को डर लगने लगा कहीं पृथ्वीपाल एयर क्रैश का शिकार ना हो जाए, इसलिए इनके पिता जो थे वो एक जनरल थे आर्मी के अंदर। उन्होंने जो है बात करके पृथ्वीपाल को नौसेना में जो है ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद में उनका करियर बाद में भी बहुत अच्छा रहा या शानदार टाइप का रहा। फिर बाद में इन्होंने माइन स्वीपिंग शिप और आईएनएस में अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही वे नेवल गन के एक्सपर्ट भी बन गए। इसी दौरान इनका चयन महाराष्ट्र के देवलाली स्थित लॉग गनरेडी स्टाफ कोर्स में हो गया और ये बहुत ही मुश्किल कोर्स होता है, लेकिन इनमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से पास हुए और उसके बाद में भारतीय सेना के दरवाजे इनके लिए खुल गए। तो ये भी बात इनके लिए इंपॉर्टेंट रही। और 1965 में 65 जो था जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था उसके दौरान भी 71 जो मीडियम रेजिमेंट था उसका नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। कहा जाता है एक बार इनकी बैटरी वगैरह चुरा ली थी तो ये जो है पाकिस्तान वाले हिस्से में जाके बैटरी लेके आए थे। बड़े ही जाबाज माने जाते थे ये, ठीक है। अभी भी हैं खैर ये तो जीवन इस दुनिया के अंदर। हरियाणा में विशेष तौर पर महिलाओं के लिए पहला अभियान होगा जिसमें वीमेन नो योर हीमोग्लोबिन नाम दिया गया है। ये अभियान किस जिले से संबंधित है? देखिएगा हरियाणा का पहला अभियान है महिलाओं के लिए और इसका थीम है वीमेन नो योर हीमोग्लोबिन और ये जो है हिसार जिले से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये अभियान हरियाणा हिसार जिले की डीसी जिनका नाम है उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, इन्होंने ही शुरू किया है महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित चीजों की जानकारी देने के लिए। क्योंकि महिलाएं क्या है जनरली अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा करती है। एक पुरुष के बराबर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है महिलाओं को। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन की जांच करने का ये एक टाइप का अभियान है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये हीमोग्लोबिन महिलाओं में लेवल होता क्या है जनरली? देखो 12 से 16 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए महिलाओं के अंदर और इससे कम हीमोग्लोबिन होने पे शरीर में बहुत टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। हीमोग्लोबिन लेवल कम होने से महिलाओं में कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द ऐसी समस्याएं हो जाती है। मगर हीमोग्लोबिन की महत्ता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी कमी के कारण गर्भवती महिलाओं में पीरियड के दौरान अधिक जो है आपकी ब्लीडिंग भी होती है। तो ये भी एक हीमोग्लोबिन का फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। अब पूछेंगे सर हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन खून की कोशिकाओं या की ब्लड की जो सेल्स होती है उनमें मौजूद आयरन के जो है या आयरन से रिलेटेड प्रोटीन होता है जो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में काम करता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी का सबसे बड़ा कारण है उनकी डाइट का, ठीक है। जनरली महिलाएं जो है डाइटिंग पे हो जाती है, खाना नहीं खाती। देखो मोटापा जो है ये खाना छोड़ना या खाने पकड़ने का कोई नहीं, रोटी खाने से मोटापा का कोई वो फंडा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे फास्ट फूड वगैरह है, इनको अवॉइड करने से, ठीक है भाई। और बाकी रोटी प्रॉपर खानी ही चाहिए। तो ये जितने भी गर्ल्स इस वीडियो को देख पा रही हैं तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिए, डाइटिंग पे आप रोटी खाना बिल्कुल ना छोड़ें भाई। हीमोग्लोबिन का ये असर महिलाएं थकान महसूस करती है, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी होती है और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती है। बहुत टेंशन में रहती है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हर बात पे जो है डाउटफुल सी रहती है। महिलाओं का जो है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ही सब कुछ होता है ये। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में किस दिन देश विदेश में गाय के गोबर से बने लाखों दिए जलाए जाएंगे? तो ये भी एक निर्णय लिया गया है कि गाय के गोबर से बने लाखों दिए जलाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही, विदेशों में भी गाय का गोबर से बने दिए जो है पहुंचाए जाएंगे। 25 दिसंबर को आने वाले 17 से 25 दिसंबर के बीच में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में होने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इससे रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है।
और एक बात और इंपॉर्टेंट है, इस बार कुरुक्षेत्र प्रसादम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुरुक्षेत्र में म्यूजियम संग्रहालय भी बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते ही हैं हम लोग, और कुरुक्षेत्र थानेसर की भी राजधानी है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र हर्ष राजा की राजधानी, जो थानेसर एक जगह थी आपकी, ठीक है। हरियाणा में लघु फिल्म प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित की जा रही है? हरियाणा में लघु फिल्म प्रतियोगिता जो है वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के दौरान आयोजित की जा रही है। इसे हरियाणा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंचकुला के द्वारा जो है विश्व एड्स दिवस, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक लघु फिल्म प्रतियोगिता को जो है आयोजित किया गया है, मनाया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा में कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए फिल्म की अवधि अधिकतम 3 मिनट की होनी चाहिए। जिला स्तर पे ये जो है केवल प्रथम विजेता को 4,000 रुपए मिलेगा। जिला स्तर पे प्रथम पुरस्कार जो है वो क्या मिलेगा? 25,000 मिलेगा। राज्य स्तर पे और राज्य स्तरीय पुरस्कार द्वितीय पे मिलेगा 15,000 और राज्य स्तरीय पुरस्कार तीसरे नंबर पे मिलेगा 5,000। और फिल्म जमा करवाने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर, ठीक है। प्रवेश पत्र और फिल्म जिला स्तर पे जमा करवानी होगी, ठीक है। तो ये जो भी इससे रिलेटेड है उनके लिए ये पंचकुला में ही हरियाणा में, याद रखिएगा, परिवार पहचान पत्र जो है ये कार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसकी अब लास्ट डेट 31 दिसंबर है तक, और इसको भी रिसेंटली बिजली विभाग में भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हिसार जिले की पहलवान बेटी किरण गोदारा और कुश्ती वर्ल्ड कप के लिए किसका चयन हुआ है? तो हिसार जिले की किरण गोदारा, ठीक है, और इसके साथ ही जो है निर्मला बुरा, इन दोनों का जो है चयन हुआ है अभी रिसेंटली। चयन किसमें हुआ है भाई? इनका चयन हुआ है सर्बिया में 12 से 18 दिसंबर को कुश्ती वर्ल्ड कप के लिए, और सभी मुकाबले एकल टाइप के होंगे। किरण गोदारा का पहला मुकाबला जो है 15 दिसंबर को आयोजित होगा, ठीक है। और अभी किरण गोदारा आपको बता देता हूं कहां की है। हिसार जिले के गांव रावतखेड़ा की रहने वाली है। हिसार में सेक्टर 15 में रहती है ये। कॉमनवेल्थ सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 76 किलोग्राम भार वर्ग में ही देश विदेश खिलाड़ियों को मात दे चुकी है ये, ठीक है। निर्मला बुरा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम भार वर्ग में चयन हुआ है। ये हिसार जिले की घिराए गांव की रहने वाली है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको छोटी छोटी याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। और किरण गोदारा की उपलब्धि है कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ है उसमें कांस्य पदक है। 2019 में यूएसए बीट द स्ट्रीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। 2015 में सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड, और 2016 में सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में ही कांस्य पदक। निर्मला बुरा जो है 2017 में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक, 2019 में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में रजत, 2019 में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण, और 2020 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगेन इसी से रिलेटेड है कि 12 से 18 दिसंबर तक बेलग्रेड सर्बिया में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप वर्ल्ड रेसलिंग कप कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व मोखरा गांव के निवासी खालिस्तान रेफरी के रूप में करेंगे। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है सत्यदेव मलिक, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस मोखरा गांव से 2 व्यक्तियों का चयन हो गया भाई। एक आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी साक्षी मलिक, इन दोनों का ही चयन हुआ है, और गांव तो बहुत खुश है ही। चयन पर खुशी जताते हुए सत्यदेव मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण, ये भी याद कर सकते हैं, इनका आभार प्रकट किया है। इसी गांव से पहलवान साक्षी मलिक का भी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, ठीक है, और इनको मनोनीत किया है रेफरी के रूप में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गर्ग ने उनको बधाई दी है कि उनकी मौजूदगी में निश्चित तौर पे भारतीय पहलवानों को मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल रूप से फायदा मिलेगा भी हमारा ही है ये। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा आयोजित होने वाली विश्व कुश्ती टोक्यो ओलंपिक से पहले तैयारी के रूप में ट्रायल के तौर पर इनका पहला कदम भी माना जा रहा है ये, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, और रोहतक के अंदर पड़ता है ये मोखरा गांव, याद करना। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में, ठीक है, किस जिले के पिंजौर में स्थापित की जा रही सेब, फल व सब्जी की अत्याधुनिक मार्केट के दूसरे चरण के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है? पंचकुला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बताइए विस्तार से कितने एकड़ में, कितने करोड़ की होगी ये मंडी? और नाबार्ड ने भी रिसेंटली कुछ किया था आपका, तो वो भी थोड़ा सा बताइए आप लोग। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।